जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग साइंस को तो कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग साइंस में अनसॉल्व सेट कर रहे हैं जिसमें हम लोग 2019 से कंटिन्यू ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग 2023 का पहला सेट ईजे करेंगे। आप लोग कोई भी अनसॉल्व से तैयारी कर रहे हो, राजीव से कर रहे हो, एचएम से कर रहे हो, एक्स कर रहे हो, अरिहंत कर रहे हो, अग्रवाल कर रहे हो, अग्रवाल तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। कोई भी अनसॉल्व कर रहे हो, आपको केवल क्या देखोगे, आप लोग केवल सेट ईजे देखोगे। बस सेट 1 2 3 आप लोग में हो सकता है आगे पीछे हो, सेट ईजे देखोगे बस वही आपका सेट हो जाएगा, ठीक। देखो अब हम लोग वन शॉट वीडियो पढ़ने वाले हैं। वन शॉट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो में जो है ना हम लोग कंप्लीटली एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। पहले हम लोग फिजिक्स अलग कर रहे थे, केमिस्ट्री अलग कर रहे थे, बायो अलग कर रहे थे, तो अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक ही में कर देंगे, खत्म कर देंगे वन शॉट वीडियो में, ठीक। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आंसर लेके बैठिए। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो दो दर्पण है हमारे पास, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? उत्तल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को छोटा सीधा बनाना। जो हम लोग गाड़ी में जो मिरर लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं, ठीक है, वो देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो हमारे पास उत्तल दर्पण होता है। उसका काम क्या होता है? वस्तु को सीधा छोटा बनाना। और इसमें इनका कहना है कि अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का काम क्या है? अवतल दर्पण का काम होता है वस्तु को बड़ा उल्टा बनाना। लास्ट के दो कंडीशन में उनका सीधा बनाता है, हम बताएंगे आपको, ठीक है। बड़ा बनाता है, सीधा बनाता है। सबसे पहली बात मतलब अवतल दर्पण काम है बड़ा बनाना और उल्टा बनाना। हाँ, तो नंबर इन्होंने क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु कहाँ पर हो, वस्तु कहाँ पर हो कि अवतल दर्पण में आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने? तो इसके तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन कौन कौन? तीन नहीं, कई कंडीशन है। देखो सबसे पहली बात तो जैसे वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, जैसे ये दर्पण है ना, वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं? ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है और ये हमारे पास अनंत है, ठीक है। तो नंबर एक अनंत पर रखते हैं, नंबर दो सी और अनंत के बीच, नंबर दो सी और एफ के बीच, फिर से एक बार, नंबर एक अनंत पर रखेंगे, नंबर दो सी और एफ के बीच रखेंगे, नंबर तीन सी पर रखेंगे, नंबर चार सी और एफ के बीच में रखेंगे, नंबर पाँच एफ पर रखेंगे और नंबर छः पी और एफ के बीच रखते हैं हम लोग ध्रुव, ठीक। वस्तु को ऐसे रखते हैं। फिर से एक बार, वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं? एक बार अनंत में रखते हैं, एक बार सी व अनंत के बीच में रखते हैं, एक बार सी पर रखते हैं, एक बार सी और एफ के बीच, और एक बार एफ पर, और एक बार पी और एफ के बीच, यानी ध्रुव और एफ के बीच रखते हैं। जब ध्रुव और एफ के बीच रखते हैं, जब वस्तु को ध्रुव और एफ के बीच रखते हैं, ऐसे बताते हैं आपको, ध्रुव और एफ के बीच रखते हैं, तब वस्तु, देखो समझना आप लोग, ये आपके पास ध्रुव, ये आपके पास है फोकस, यहां पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से दो किरणें निकलती है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है वो किरणें फिर मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है पुनः वक्रता केंद्र पर वापस लौट आती है, ऐसे और ऐसे। देखो इनकी बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो कभी दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों किरणें जहां पर मिलती है वो बनता है प्रतिबिंब। तो इनको हम लोग पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे। और इस प्रकार से ये ए और ये बी वस्तु है, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो जब हम लोग पी और एफ के बीच रखते हैं, तो जो आपके पास वस्तु है, प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा और आभासी पाया जाता है, आभासी और सीधा पाया जाता है। यह आभासी है क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, मतलब आभासी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा सही है हमारे पास? डी ऑप्शन सही है,
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो, दो दोष है हमारे आंखों में, मतलब दोष तो बहुत है लेकिन दो दोषों के बारे में विशेष जान लीजिए। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट की वस्तुओं को तो हम लोग देख सकते हैं किंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। ठीक, मतलब आप लोग समझना कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। अवतल लेंस का प्रयोग किसमें करते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु देख सकते हैं किंतु निकट की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें करते हैं, पास की वस्तुओं को देखने के लिए। क्वेश्चन क्या है जानते हो, क्वेश्चन ये है कि शब्दकोश में पाए, शब्दकोश मतलब शब्दों से जो भरा हुआ कोश है, शब्दकोश कहते हैं। छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, अब छोटे छोटे अक्षर है तो उसको पढ़ नहीं पा रहे हम लोग, ठीक है। छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को बड़े वस्तुओं के रूप में देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या दिया गया, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समता है। अब देखो, एक किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी है। देखो, गोली दर्पण की भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, गोली लेंस की भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ठीक, फोकस दूरी पर, हाँ, दर्पण तथा लेंस संबद्ध है। तो दर्पण या लेंस है तो एक चीज ध्यान रखना कि माइनस जो है वो अवतल में होता है। अवतल में तीनों माइनस, यू भी माइनस में, वी भी माइनस में और एफ भी माइनस में। तो चल लेंस की बात करो, अच्छा दर्पण की बात करो, तीनों माइनस किस में है, अवतल में। ठीक है, उत्तल में एफ प्लस है और यू और वी माइनस में है। ठीक है, कुछ कंडीशन में माइनस हो जाता, बताएंगे उसको। तो आपके पास यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दोनों अवतल, चाहे लेंस की बात करो चाहे दर्पण की बात करो, दोनों ही अवतल। क्वेश्चन नंबर 4 में हम मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होती है। देखो, मानव नेत्र जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है। ठीक है, सीधा बनाने का काम होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क का कार्य है प्रतिबिंब को सीधा बनाना। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना को अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं, हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। तो आपके पास कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टि पटल, तो डी पार्ट सही है। कौन सा पार्ट सही है आपका, डी पार्ट सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखते चले ना। तो आपका ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में आपके पास सी सही है और तीसरे में आपके पास ए सही है, चौथे में आपके पास डी सही है। ठीक, चौथे में आपके पास डी सही है। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 5 में एक चीज आपको ध्यान दीजिए कि हम लोग जो पीछे के सेट कर चुके हैं 2019, 20, 21, 22, इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग वीडियोस है। इसके प्रीवियस ईयर में क्या है कि क्या था कि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रखे गए थे, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन, मतलब समथिंग 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स में, 3-4 क्वेश्चन ऐसे बायो में और 3-4 क्वेश्चन आपके पास केमिस्ट्री में ऐसे ही है। तो मान लो कि 10-15 जो है एमसीक्यू है, बस इतने एमसीक्यू है। अब की बार 20-20 एमसीक्यू कर दिए गए, तो उसमें उतने एमसीक्यू नहीं है, लेकिन क्या नाम आपका जो अनसॉल्व वालों ने क्या किया है कि अपने तरफ से एमसीक्यू इंक्लूड कर दिए गए। तो जिस एमसीक्यू में आपको डाउट हो उस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको हम प्रोवाइड करेंगे विद समझा के आपको। ठीक, हाँ, तो दो चालक तार जिनके पदार्थ
लंबाई तथा व्यास समान है, दो चालक तार है, ठीक है, मतलब दो चालक तार जिनकी लंबाई तथा व्यास समान है। तो दो चालक तार जिनकी लंबाई बराबर है तो L1 जो है वो L2 के बराबर है और व्यास समान है, तो हम लोग कहेंगे D1 जो है वो D2 के बराबर है, अर्थात हम लोग कहेंगे R1 जो है वो R2 के बराबर है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम। समांतर क्रम हमारे पास क्या होता है, 1/r बराबर, इसको R1 कर लो, हाँ, तो 1/r1 प्लस 1/r2 ये फार्मूला होता है, ठीक। तो एक काम करते हैं, दोनों प्रतिरोध समान है ना, तो हमारे पास 1/r, इसको 1 कर लो तो 1/r प्लस 1/r, दोनों r है बराबर है ना, तो ये हो जाएगा 2/r। तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा R/2। अब आप लोग लगाओगे श्रेणी क्रम। देखो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम ये होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर आप लोग इसको R2 कर लो, तो R2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 बराबर, पहले क्या है, पहले श्रेणी क्रम है कि पहले पार्श्व क्रम है? दो चालक तार लंबाई समान है किसी विद्युत परिपथ में, पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में। चलो एक काम करो, तो पहले श्रेणी क्रम में है तो एक काम करो, इसे R1 कर लो और इसे R2 कर लो, क्योंकि पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में। तो ये हो जाएगा R प्लस R, तो R1 बराबर ये हो जाएगा 2R। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, देखो क्या पूछा इन्होंने कि उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, ऊष्मा को लिखते हम लोग H से, तो उत्पन्न ऊष्मा ये होता है H बराबर V²T/R। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें इसको करेंगे H1 बराबर V²T/R1 और H2 बराबर हम लोग कहेंगे V²T/R2। अनुपात में H1 अनुपात H2 बराबर V²T/R1 और V²T/R2, इससे ये कैंसिल, तो H1/H2 बराबर हो जाएगा R2/R1। तो हम लोग कहेंगे H1/H2 बराबर R2 का मान क्या है, R2 का मान हमारे पास है R/2, और ये हो जाएगा 2R, ठीक, ये तो है, ये हो जाएगा 2R। अब ये इसके गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो H1/H2 बराबर हो जाएगा R/2 इंटू 2R, R से R कैंसिल, तो H1/H2 बराबर 1/4, तो H1 अनुपात H2 बराबर 1/4, यही हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका तीसरा सही है, सी पार्ट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका सी पार्ट जो है यही सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखो लघु परिपथ में, जब लघु परिपथ होता है ना, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु परिपथ के समय। तो लघु परिपथ का मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक कोई नाला है और एक कोई नाली है, ठीक है। जब नाली से धारा प्रवाहित, मतलब जैसे पानी बहता है नाली से, अगर पानी बहे तो अगर नाली से पानी बहता है तो उसकी जो गति होगी बहुत स्पीड से होगी, क्यों, क्योंकि उसके क्षेत्रफल कम है, ठीक। और अगर नाला है उससे पानी की धारा को बहाओगे तो उसमें धारा जो है वो कम हो जाएगी, उसमें जो पानी धीरे धीरे बहेगा उस पर, क्यों, क्योंकि उसके क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इसका कहना क्या है कि लघु परिपथ के समय परिपथ विद्युत धारा का मान, तो लघु परिपथ के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो कौन सा सही है आपके पास, 6 का सी पार्ट सही है। तो 6 में भी आपके पास सी पार्ट सही है। और 7 में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। जनित्र से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, 7 में कौन सा ये ए पार्ट, इसके जो और भी ऑप्शन है ना,
और भी ऑप्शन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने युक्ति जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, मोटर मोटर अब देखो मोटर और विद्युत जनित्र इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग चूज करोगे, लेकिन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग विद्युत जनित्र का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, विद्युत जनित्र का प्रयोग हम लोग जैसे शादी विवाह में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। एंटीमनी है, देखो एंटीमनी उपधातु है, एंटीमनी जो है उपधातु है, तो एंटीमनी जो है 8वें का आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, आपके पास 8वें में आपके पास सी सही है। तो एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो PbNO3 भी लेड नाइट्रेट है लेकिन रॉन्ग आंसर है ये। फिर दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपके पास राइट आंसर है। PbNO2 गलत है और PbO जो है ये आपके पास लेड ऑक्साइड है, तो आपके पास इसमें बी पार्ट सही है। तो 9वें में कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो वो संतृप्त, जो द्विबंध त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो वो असंतृप्त। समझोगे कैसे एकल बंध द्विबंध, सबसे पहले देखो चारों ऑप्शन लिख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन है C2H6, फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास बी पार्ट, ये तो ए पार्ट है, ये आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में है C2H4 और सी पार्ट में है CH4 और डी पार्ट में है C3H8। कार्बन चाहे जितने भी कार्बन हो उसमें 2 से गुणा कर लोगे, अगर H उससे अधिक पाते हो, उससे अधिक आ जाए तो समझना कि एकल बंध है, और अगर बराबर आ जाए तो द्विबंध, अगर कम आ जाए तो त्रिबंध, समझना आप लोग। C2 है तो 2 दूनी 4, 4 से देखो H अधिक है तो फिर ये आपके पास एकल बंध, 2 दूनी 4 बराबर है मतलब ये द्विबंध। 1 है तो 2 एकम 2, 2 ज्यादा है तो एकल बंध, 3 दूनी 6, 2 ज्यादा है तो एकल बंध, ऐसे समझोगे। अगर बराबर आ जाए तो द्विबंध, और अगर कम आ जाए जैसे 2 दूनी 4, अगर यहाँ पे 3 हो या 2 हो तो समझना कि त्रिबंध है। तो हाँ, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन जो है हमारे पास बी पार्ट सही है, क्योंकि असंतृप्त है तो बी पार्ट जो है हमारे पास सही है। बोर्ड एग्जाम में टिक नहीं करोगे, गोला करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। देखो प्रोपेनल, दो आईपीसी नेम में आपको बताया था हमने कौन कौन सा समूह है। तो सबसे पहले 11वां नंबर का देखो पहला ही सही है, क्योंकि CHO ये प्रोपेनल है और CO ये कीटोन है, यानी नॉन समूह है, OH ऑल समूह है, COH O एक समूह है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका पास, पहला ऑप्शन सही है CHO। 12वां नंबर एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। सबसे पहले एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम, तो 12 नंबर में आपको सूत्र जो है वो ज्ञात होना चाहिए आपको। CH3COOH कितने कार्बन है, मेथ एथ, तो ये हो जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड होने पर एन, एथेन, क्योंकि देखो C 2 बार है, 2 दूनी 4, और ये गिनती अब 4 4 बराबर नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग देखोगे कि समूह जुड़ गया, समूह जुड़ने पर H तो कम होना ही है, तो ये हो गया एथेन, और COOH होता है ओइक, तो ये हो जाएगा एथेनोइक, और एथेनोइक क्या होता है, अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, बी पार्ट सही हो जाएगा इसमें भी। तो CH3COOH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो देखो MCl2 इसका मतलब समझना सबसे पहली बात, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 13, तत्व जो MCl2 है इसका मतलब है कि M के पास परमाणु 2 है, क्योंकि M के पास अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है, C के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 तो होता ही है, वो छोड़ो 1 के लेन देन होता है, इसमें 2 के लेन देन है, इन धातु है, ठीक। तो अगर इसमें ऑक्साइड जोड़ोगे तो ऑक्साइड के पास भी 2 ही बचा रहता है, यानी इन दोनों को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा MO। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, बी पार्ट सही हो जाएगा। फिर से एक बार
क्लोरीन का होता है 17। लास्ट में अगर 2 8 7 करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में आपको पढ़ाया था हमने, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में, संयोजकता बंध में। तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है Cl के साथ, और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 देख के हम समझ गए। संयोजकता ही समझोगे, M1 और Cl2, यानी ये इसका है और ये इसका है, ऐसे समझोगे। तो M को चाहिए, M 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और C 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ठीक है। और O भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो मतलब दोनों बराबर हो गए, मतलब M हो जाएगा फार्मूला। क्वेश्चन नंबर देखो, अब उपखंड ग में अगर हम लोग बायोलॉजी में आ गए। वृक्कों का कार्य होता है, वृक्क का कार्य क्या होता है जानते हो? वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन करना, मूत्र का उत्सर्जन करना, यानी जल का उत्सर्जन करना, जल को शरीर से बाहर निकालना, यही काम होता है वृक्क का। तो वृक्क का काम क्या होता है? उत्सर्जन करना। श्वसन करना नहीं होता है, प्रजनन करना नहीं होता है, पाचन भी नहीं होता है, उत्सर्जन करना होता है। तो 14 का सी पार्ट सही है, 14 नंबर में सी पार्ट सही है। कौन सा? उत्सर्जन। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, तो देखो पत्तियों पर कलियां कहाँ विकसित होती है? पुदीना में पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। किन पत्तियों पर कलियां विकसित होती है? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इन सभी पर नहीं, ब्रायोफिलम में। जो ब्रायोफिलम है इस पर जो है कलियां विकसित होती है। आनुवंशिक विज्ञान के जनक है, देखो आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल, ठीक है। तो ये होगा ग्रेगर सी पार्ट, तो 16 का सी पार्ट, 15 का भी सी पार्ट, 16 का भी सी पार्ट, 15 का भी सी पार्ट, 16 का भी सी पार्ट, ठीक। 17 नंबर में, 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, 2 डीएनए तंतु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो भी 2 डीएनए होते हैं ना आपस में, ये जुड़े होते हैं किससे? इन दोनों के बीच कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। एग्जैक्ट हमने सही नहीं बनाया है। तो इन दोनों के बीच जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है? इन दोनों के बीच होता है हाइड्रोजन बंध। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा? सही हो जाएगा, हाँ 14 नंबर सही हो जाएगा। 17 का डी पार्ट सही है, 17 का जो है ये डी पार्ट सही है। तो कौन सा बंध बनाता है? हाइड्रोजन बंध। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो हमने आपको 2022 के सेट में पढ़ा दिया था हमने। मुकुलन जो शरीर से अपने शरीर से भी संतान की उत्पत्ति करे उसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। जैसे हमारा हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा प्लेनेरिया, ये सब तो हम लोग कहेंगे हाइड्रा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 18 का पहला पार्ट, मुकुलन। मुकुलन जानते हो ना? मुकुलन जैसे मान लो कि ये आपके पास हाइड्रा है और ये अपने शरीर से पहले एक छोटा सा ऐसे वाला उत्पन्न करके फिर इसका एक्सप्लेन हमने किया है। अभी तो अगर पूछ दिया जाए तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल में आप समझ लीजिए कि हाइड्रा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा मटर है, लेकिन इसमें ऑप्शन भी तो सुनो, मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों गुड़हल। सरसों गुड़हल को तो फेंको, मीठी मटर, उद्यान मटर। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, एक वर्षीय पौधा जो है, ठीक। तो 19 का आपके पास बी पार्ट सही है। कौन सा? मटर, उद्यान मटर। कौन सा मटर? उद्यान मटर। कौन सा मटर? उद्यान मटर। तैयार? बस 2-3 बार तैयार। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा में, मादा देखो नर और मतलब नर मादा, तो मादा में नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय नर जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय नर जनन तंत्र भाग है, शुक्रवाहिका नहीं है और डिंब वाहिनी भी है। तो देखो अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी तीनों स्त्रियों में पाए जाते हैं, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष में पाया जाता है, तो ये भाग नहीं है। 20 का कौन सही है आपके पास? सी पार्ट सही है। अब हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया है। एमसीक्यू में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब हम लोग जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट करो। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो खंड बा करेंगे, वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, देखो इसको तो एमसीक्यू जो है ना, ये तो हम लोग ओएमआर शीट पे करेंगे। इसको कैसे हम लोग हल करेंगे? देखो तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे इसे उत्तर 1, ठीक, उत्तर 1। अब इसमें का भी है, खा भी है,
क्या इनका कहना है पहले वो देखते हैं। किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। देखो ये तो वैसे आपको पूरा हमने बता दिया था, पढ़ा दिया है, फिर भी आपको दोबारा बता देते हैं, अनुसरण बताना बहुत जरूरी होता है। किरण आरेख बनाओगे जब यानी वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। देखो सबसे पहले कंडीशन में इनका कहना क्या है, पहला कंडीशन में है वक्रता केंद्र और फोकस यानी सी वाई एफ के मध्य हो, बीच मतलब मध्य हो, ठीक। हाँ अब देखो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण आप लोग जानते हो, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक दबा हुआ हो और पॉलिश बाहर की ओर हो। ऐसे ये पॉलिश है, पॉलिश बाहर की ओर हो और ये परावर्तक दबा हुआ हो। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है ध्रुव, और यम यन ये क्या है, दर्पण का दोरक। अब मान लो कि यहां पर आपका यफ है और यहां पर आपके पास सी है, सी व यफ के मध्य वस्तु हो, तो मान लो कि यहां पर वस्तु रखी है, ठीक। सी और एफ वस्तु को हम लोग लिखते हैं ए और बी से। वस्तु से हमेशा कितनी किरणें निकलती है, दो किरणें निकलती है, ठीक, दो किरणें निकलती है। अब देखो एक किरणें मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। तो फोकस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, हाँ, तो फोकस से होकर जाती है ऐसे, तो ये हमारे पास फोकस है, ठीक। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। एक किरण कहां से ले जाओगे आप लोग, फिर एक किरण हमारे पास सामने रास्ता भी है, तो एक किरण हम लोग फोकस से ले जाएंगे। तो ध्यान रखना कि दो किरणें निकलती है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात वो फिर किससे होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यू मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये यहां पर हमारे पास बनेगा, यहां पर बनेगा हमारे पास, थोड़ा सा इसको सही से बना देते हैं, ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं। यहां पर हम लोग, ये हमारे पास सी है, ये सी और एफ के बीच है और यू बनाते हैं, ठीक, थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये हमारे पास क्या है प्रतिबिंब, ठीक। अब देखो इनका कहना क्या है, इनका जो भी कहना हम सब कुछ लिख देते हैं आपके पास। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर है, तो देखो ये सी से पीछे है और ये इधर अनंत है, तो हम लोग कहेंगे अनंत वक्रता केंद्र के बीच। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो सी से परे, ठीक है, सी से परे। और इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। इसके बाद और क्या कहना है इनका, प्रतिबिंब की स्थिति और एवं प्रकृति। तो प्रतिबिंब का आकार अगर पूछ दिया जाए तो वस्तु से बड़ा, और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या है, जिधर वस्तु उधर प्रतिबिंब है, तो हम लोग कहेंगे वास्तविक। अगर देखो ये पॉलिश है तो इधर प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए, तो प्रतिबिंब सामने है तो प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक एवं वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है तो उल्टा, तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक उल्टा लिख सकते हो। अब खा नंबर में क्या है, खा नंबर में है कि ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव फोकस के बीच, तो वस्तु कहां हो, ध्रुव और फोकस के बीच। तो समझना ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये यम और यन दोरक है, यम और यन जो है ये दोरक है।
अब हमारे पास वस्तु, अब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास फोकस है, यहाँ पर हमारे पास वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ पर है? ध्रुव और फोकस के बीच, ये ध्रुव और ये एफ, इसके बीच यहाँ पर वस्तु है। वस्तु से कितनी किरणें निकलती है? वस्तु से 2 किरणें निकलती है। एक चीज ध्यान रखना कि 2 किरणें निकलती है। जैसे पहले 2 किरणें निकाल दें, ये हमारे पास एक किरण है, तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से। एक किरण को वक्रता केंद्र से ले जाओ, क्योंकि सामने कोई रास्ता तो है नहीं। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है पुनः वक्रता केंद्र से वापस आ जाती है, और दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। देखो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो इनकी बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अगर बीच की दूरी बढ़ती जा रही है इसका मतलब जिंदगी में कभी ये दोनों किरणें मिलेंगी नहीं, और दोनों किरणें मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो फिर हम लोग इसकी कंडीशन में इसको हम लोग क्या करते हैं? पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं इसको, ऐसे। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिले, यहाँ बना प्रतिबिंब। ए और बी क्या है? वस्तु। ए डैश और बी डैश क्या है? प्रतिबिंब। तो सबसे पहली बात तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिखना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना। वास्तविक की जगह क्या लिखोगे? आभासी। चलो नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। हाँ, क्या लिखोगे? प्रकृति लिखोगे आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने आभास किया है कि सामने तो मिलने संभव है नहीं, तो पीछे की ओर खींच के ले गए तो ये आभासी हो गया। सीधा क्यों है? देखो वस्तु सीधा है, ऊपर वस्तु ऊपर प्रतिबिंब सीधा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरा। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, वस्तु की लंबाई को आप लोग लिखोगे ओ से। तो सबसे पहली बात तो आप लिखोगे उत्तर, उत्तर 2। ठीक, तो वस्तु की लंबाई को लिखोगे ओ से, तो ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, इसका मतलब है वस्तु। तो वस्तु u बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर रखी गई है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में है u माइनस लोगे आप लोग। ठीक है, और इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो आप लोग v ज्ञात करोगे। ठीक, v ज्ञात करोगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगा देंगे, f हमारे पास नहीं है, तो f बराबर हमारे पास फार्मूला होता है r/2। तो इससे हम लोग f ज्ञात कर लेंगे। तो r को आधा कर दो तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगा देंगे दर्पण सूत्र। क्या लगा देंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, लेंस सूत्र में माइनस, दर्पण सूत्र में प्लस। तो 1/f की जगह हम लोग 15 लिखेंगे। ठीक, और 1/v की जगह v लिखेंगे, और इसकी जगह -20 है तो -20 लिखेंगे। इससे पक्षांतर कर दो, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। तो 1/v बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 15 चौको 60, 20 तिया 60, तो 1/v बराबर 7/60। v को उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा करोगे तो v बराबर हमारे पास हो जाएगा v/1, तो हो जाएगा 60/7। तो v बराबर गुणा कर भाग लगा दो, तो 7 8 56, तो बचा 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया 40, 7 पन्ना 35, फिर 7 सते 49 सेंटीमीटर। लगभग हमारे पास v का जो मान है, v का मान क्या है? 8.57। अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इनका कहना क्या है ये भी तो देखो। इनका कहना है कि
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार भी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले एक फार्मूला आपको बताते हैं। यम बराबर माइनस वी बटे यू और एक होता है आई बटे ओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग माइनस वी का मान हमारे पास क्या है, वी का मान लिखते 60/7, तो 60/7 बटे यू का मान क्या है -20 बराबर आई का मान क्या है हमारे पास, आई प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ क्या है हमारे पास 5 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 तिया 60, तो ये जगह 3/7 बराबर आई बटे 5, तो 5 तिया 15, तो आई बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 15/7, तो आई बराबर 7 दूनी 14, बच्चा 1 दशमलव के 0 बढ़ाया आपके पास 1 यानी 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से कम है। इनका कहना भी तो यही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से कम है, तो हम लोग कहेंगे बिंब से छोटा। ठीक, जिसे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, स्थिति जो है बिंब से, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब से छोटा। ठीक, बिंब से छोटा। और क्या कहना था इनका, ठीक है, और क्या कहना था, और प्रकृति, स्थिति और प्रकृति। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ये है, रुक जाओ दोस्तों थोड़ी देर, ये प्रकृति स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपका, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये है प्रकृति, ये है स्थिति, और क्या पूछा गया है, और पूछा गया था आकार। मिस्टेक दोस्तों यहीं पे हो रहा था, ये आकार। ठीक, आकार, स्थिति, प्रकृति। आकार क्या है, वस्तु से छोटा, आकार क्या है, वस्तु से छोटा। प्रकृति क्या है, आभासी तथा सीधा, क्योंकि जब प्रतिबिंब छोटा है तो आभासी तथा सीधा। ठीक है, आभासी तथा सीधा। और स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे बनेगा ये, क्योंकि सीधा मामले में देखो आभासी और सीधा में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, तो हम लोग कहेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसी में आपके पास और क्या कहना है इनका, क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दो आप लोग तीसरा नंबर, तो लिखोगे आप लोग उत्तर 3। ठीक, लिखोगे उत्तर 3। उत्तर 3 में है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में, तो प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं आर से, तो आर बराबर आप लोग क्या लिखोगे, 4 ओम। आर बराबर लिखोगे 4 ओम प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब हो गया है टी बराबर 1 सेकेंड, और 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 100 जूल, तो इसको हम लोग डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं, एच से भी लिख सकते हैं, 100 जूल। ठीक, 100 जूल। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो W बराबर फार्मूला क्या होता है, W बराबर फार्मूला होता है VIT। ठीक, W बराबर फार्मूला क्या होता है, VIT। इस फार्मूले को बनाते हैं हम लोग, सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं, हमारे पास I तो इसमें है नहीं, तो हम लोग ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बटे I बराबर R, अर्थात I बराबर V बटे R, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, समझना आप लोग,
W बराबर V और I की जगह V बटे आर, यानी V स्क्वायर T बटे आर। W की जगह आप लोग लिखोगे 100, V स्क्वायर की जगह V स्क्वायर लिखो, इंटू T की जगह आप लोग लिखोगे 1 बटे R की जगह लिखोगे आप लोग 4। इसे गुणा में पहुंचा दो तो 4 इंटू 100 अंडर रूट लगा दो V, क्योंकि इसको डाउन अंडर चढ़ा हो गया, तो V बराबर 2 इंटू 10, 4 2 और 10, तो V बराबर 20 वोल्ट। तो V बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट का विभवांतर है, यही आंसर है। और इस आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से कैच कर लीजिए अपने मोबाइल में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को देखिए। तो पीछे की जो सेट है, आपको बार बार बता दे, पीछे के सेट में तो मैथ के सेट तो आप लोग अनसॉल्व सेट 2023 को खत्म कर चुके हो। पीछे के जो सेट है ना, इसमें एमसीक्यू पहले कम दिए गए थे, अब की बार ज्यादा है। ठीक है, तो जो भी एमसीक्यू में डाउट हो आप लोग कमेंट्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो आप लिखोगे उत्तर 4। उत्तर 4, उत्तर 4 में क्या है, एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। तो देखो वाट, तो वाट को लिख रहे हैं हम लोग पी से, चलो वाट को वाट लिखते हैं। हाँ, तो वाट बराबर 100, ठीक, और विद्युत लैंप 15 विद्युत लैंप, तो लैंप जो है हमारे पास ये है 15 और घंटे बराबर 6, घंटे बराबर 6। इसके बाद 300 वाट का बल्ब, फिर से एक बार वाट बराबर 300, और एक रेफ्रिज में 300 वाट का एक रेफ्रिज में 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते, 10 घंटे, तो घंटे बराबर, चलो घंटे बराबर 10 प्रतिदिन कार्य करता है, और 2.50 रुपए 2.50 रुपए की प्रति यूनिट की दर से एक माह में खर्च क्या है। तो एक माह मतलब 30 दिन का खर्च, 30 दिन का खर्च, इनका कहना है कि 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है। यूनिटों की संख्या निकालोगे आप लोग, तो यूनिटों की संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि वाट इंटू घंटे, ठीक है, वाट इंटू घंटे इंटू जो कुछ भी हो, लैंप हो जो कुछ भी हो, हाँ, वाट इंटू घंटे इंटू अन्य कर दे रहे, बटे 1000। ठीक, तो यहाँ पर अन्य तो ना लिखना आप लोग, अन्य की जगह मान लोगे यही लैंप, तो यूनिट की संख्या बराबर, तो हमारे पास ये हो जाएगा वाट इंटू घंटे, तो 100 इंटू घंटे कितने 15, और इंटू हमारे पास 6 घंटे 6 बटे 1000, प्लस दूसरे का 300 इंटू 10 बटे 1000, कितने दिन, तो 30 दिन, इंटू 30 कितने रुपए, तो 2.50, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाओगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल, हमारे पास 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक, और ये हमारे पास 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो 3 त्रिका 9, देखो 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, और 25 तिया 75, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 इंटू 9 3 12, तो हम लोग कहेंगे 12 पंचे 60, बचा 6, 12 पंचे 60, 12 6 72, 12 84, 84 और 6 90। हमारे पास एक महीने का खर्च क्या है, एक महीने का खर्च हमारे पास है 900 रुपए। ठीक, तो एक महीने का खर्च क्या है 900 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 आप लोग ये नहीं करना चाहते तो इसका अथवा कर सकते हो, तो 4 का अथवा, तो लिखोगे उत्तर 4 और उसका अथवा। ठीक, बोर्ड एग्जाम में जो सरल हो उसे करना,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये हेडिंग डालोगे। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। फिर से एक बार, इस प्रकार से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक, ऐसे तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ऐसे। ठीक, ऐसे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और उसके पास वाले दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तब जो मध्यमा उंगली है, ये उंगली जो मध्यमा उंगली है, ये धारा की दिशा बताती है, और जो आपके पास तर्जनी है, ये उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताती है। फिर से एक बार, मध्यमा धारा की दिशा बताती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताती है, तब अंगूठा बल की दिशा बताता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। लिख लो एक बार, फिर से आपको बता दे रहे हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तब मध्यमा धारा आई की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताती है, तब अंगूठा बल एफ की दिशा बताता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया है। ठीक, अब आगे क्या है, इसी में आगे और भी है कि 0.2 मीटर लंबे, तो इसको यल से लिखो। ठीक, इसको यल से लिखो। तो यल बराबर 0.2 मीटर। ठीक है, और इसके बाद है 2 एम्पियर की धारा, तो इसको आई से लिखो। आई बराबर 2 एम्पियर की धारा, और 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर के चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी से लिखो। तो बी बराबर हमारे पास 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में 45 अंश के कोण पर, यानी थीटा बराबर हमारे पास क्या है, 45 अंश है। तार पर कितना बल कार्य, तो यह बराबर क्वेश्चन मार्क, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर फार्मूला क्या लगा दोगे, देखो यहां पर आपके पास फार्मूला लगा दोगे आप लोग, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक, आई बी एल साइन थीटा। तो यहां पर यह बराबर आई का मान हमारे पास है 2, बी का मान हमारे पास है 0.5, यल का मान है हमारे पास 0.2, और साइन यहाँ पर हो जाएगा थीटा की जगह 45। तो यह बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का मतलब 1, यानी 0.2, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक, तो ये हो जाएगा यह बराबर दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा 2/10 और √2, इससे काटोगे तो ये बचेगा √2। तो यह बराबर √2 का मान होता है 1.414/10, दशमलव हटा के 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद लगाओगे तो ये हो जाएगा, देखो 0.14 न्यूटन। ठीक, 0.14 न्यूटन का बल, बस यही इनका कहना था। ठीक है, तो यहां पर 0.14 न्यूटन का बल। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कि यहां पर आपके आंसर में दे रहा है √2n, नहीं, यहां पर साइन 45 जब लेंगे ना, तो साइन 45 लेना होगा, साइन तो 45 लेना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 0.2 है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 10 अगर ना होता तो फिर हमारा √2 बचता हमारे पास। तो ये 0.5 ही तो है कि 5 है, पहले एक बार देख लेते हैं। हाँ 5 ही है, ये 0.2 ही है, ये 2 एम्पियर की धारा ही है, 2। ठीक है, ठीक, कहीं सेंटीमीटर वगैरह तो नहीं है, नहीं नहीं, तो
ठीक है, तो यही हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, अंडर रूट 2 नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग खंड खा पे आ गए। उपखंड खा, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। तो देखो संरचना सूत्र आप लोग लिखोगे पहले मेथेनल। क्या लिखोगे? मेथेनल। तो ध्यान रखना, उत्तर 5 लिखोगे। उत्तर 5 में क्या है? मेथेनल। मेथेनल का फार्मूला क्या होता है? अब देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे अल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? CHO। मेथेनल है तो अल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? CHO। ठीक, CHO। अब यहां पर एक कार्बन है तो मेथ भी है, तो CHO। इनका कहना क्या है कि यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो संरचना सूत्र में आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सी के पास 4 बंद होते हैं, जिसमें O के लिए आप लोग H के लिए एक बंद दे दो, O के लिए डबल बंद दे दो, एक बंद बाकी है तो एक बंद पीछे H, यानी इसमें आप लोग मेथेनल का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? HCHO। ठीक, ये हो गया संरचना सूत्र। इसके बाद है प्रोपाइन। ये तो का नंबर है, खा नंबर क्या है? प्रोपाइन। तो प्रोप के लिए कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक, प्रोप के लिए कितने होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए। तो मेथ एथ प्रोप, तो यह जाएगा CH3। मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन होने चाहिए। और आयन के लिए हमेशा H की संख्या में कमी होना चाहिए। तो 3 दूनी 6 मतलब 4H। H कितने बार हो? 4। तो इसको आप लोग संरचना सूत्र में लिखोगे 1 2 3। ठीक, 3 कार्बन तो लेना ही होगा। प्रोपाइन में 3 कार्बन होते ही है, 3 कार्बन लेना पड़ेगा मैं। और आयन में ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे। तो 1 2 3 बंद, H4 दिखा दो। तो 1H 2H, 1 2 3 बंद हुआ तो 1H बाकी है, तो ये हो गया हमारे पास। और इसके 4 बंद है, 3 बंद 1 4 बंद, इसके हमारे पास 1 बंद कम है तो 4 बंद। ये हो गया संरचना सूत्र। अब गा नंबर में देखो, गा नंबर में क्या है हमारे पास? गा नंबर में पेंटेनॉन 3। तो पेंटेनॉन 3, तो पेंटेनॉन 3 यानी ऑन 3 पर है, यानी कीटोन जो है वो 3 पर है आपके पास। तो सबसे पहले तो पेंटेन में 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। पेंटेनॉन 3 यानी CO समूह दिखाओगे। CO समूह कितने पर होना चाहिए? 3 पर होना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो 1H 1H 1H, 1 2 3 4, C के बंद कंप्लीट। यहाँ पर C के जो बंद है वो कंप्लीट। देखो 1 2 3 4। अब 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर कीटोन दिखाओगे। कीटोन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड O, यानी CO जो है इसे कहोगे कीटोन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बंद कंप्लीट, इसके भी देखो 4 बंद कंप्लीट, और इसके बंद कंप्लीट क्या? अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इसका भी तो 4 बंद दिखाओगे। सी के 4 बंद होते हैं, 1 2 3 4, तो सी के चारों बंद कंप्लीट। तो ये हो गया पेंटेनॉन 3, क्योंकि 3 पे आप लोग नॉन दिखाओगे। इसके बाद आपके पास क्या है? ब्यूटेनॉन 2। तो ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट यानी 4 कार्बन। देखो तो ब्यूटेनॉन 2, ब्यूटेनॉन 2। अब की बार CO कितने पर है? 2 पर है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक, अब 1 2 1 2, हम चाहे इधर से दिखाओ चाहे इधर से दिखा दो, कम वाले को लेते हैं, दोनों तरफ से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बार 1 2, तो यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया। CO का मतलब हो गया है नॉन। देखो यहाँ पर C के 4 बंद है, 4 बंद देखो कंप्लीट, 1 2 3 4। C के देखो 4 बंद कंप्लीट, 1 2 नहीं, इस पर प्रेस नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बंद कंप्लीट, देखो इसके भी 4 बंद कंप्लीट। तो ये हो गया संरचना सूत्र। ठीक है, अब ले लो शॉर्ट, तो करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। अब देखिए आप लोग 5 में का, चलो का खा गा घा तो हो ही गया है। 6 का 6 का में क्या है कि 0.001 नॉर्मलता
में NaOH बिलियन का पीएच मान आप लोग ज्ञात कीजिए। पीएच मान तो जानते ही हो ना, पीएच मान की खोज किसने की? सारेंसन ने की। पीएच मान किसे कहते हैं? किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करना पीएच मान कहलाता है। इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है, सवाल है इसमें। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 और का। उत्तर लिखेंगे हम लोग 6 और लिखेंगे का। 6 के का में हमारे पास है एन 0.0001 की जो नॉर्मलता है, इसमें जो NaOH है, इसी का आप लोग जो है पीएच जो है ये आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पास 0.0001 नॉर्मलता का जो पीएच मान है, यानी ये किसका पीएच मान है? ये NaOH का पीएच मान है। यही तो है, NaOH का पीएच मान है। सबसे पहली बात तो बता दें आपको कि 0.0001 इसकी जो पीएच मान है 1 × 10 की घात माइनस होता है 14, जो कि आपको याद रखना होगा। NaOH ये प्रबल क्षारीय भी है, ऑप्शन में आ जाता है, तो प्रबल क्षारीय भी है। इसका पीएच मान 10 की घात 1 × 10 की घात माइनस 14। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हमसे क्या पूछा गया है कि NaOH का पीएच मान आप लोग ज्ञात कीजिए। NaOH बिलियन का आप लोग पीएच मान जो है वो ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहली बात तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये जो पीएच मान है ये होता है जल का पीएच मान सही निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जल का फार्मूला होता है H2O, तो इसको जब हम लोग आयन तोड़ते हैं तो H धन आयन और ये होता है OH ऋण आयन बराबर। ठीक, बराबर हमारे पास 1 × 10 की घात माइनस 14। ये क्या है? जल, और ये जल का पीएच मान होता ही है। ये किसका पीएच मान है? जल का पीएच मान। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, जो H धन आयन और आपके पास ये मान दिया गया है 0.0001 और बराबर 1 × 10 की घात माइनस 14। दशमलव हटाओगे तो 1 2 3 4 0, तो 4 0 ने 10 की घात 4 बढ़ाओगे, ये बटे में है, इससे गुणा में पहुंच जाएगा आपका। तो H धन आयन बराबर ये हो जाएगा आपके पास 1 × 10 की घात माइनस 14 और इंटू 10 की घात प्लस 4, गुणा में घातें जुड़ती है। तो H पॉजिटिव बराबर H धनायन बराबर हो जाएगा 10 की घात, ये दोनों घटकर हो जाएगा -10। ठीक, ये दोनों घटकर हो जाएगा -10। अब देखो, अब आता है पीएच मान किसे कहते हैं। तो पीएच बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है? पीएच बराबर किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करना क्या कहलाता है? पीएच मान। और या तो फिर किसी बिलियन में देखो हम लोग पीएच मान माइनस लॉग एच पॉजिटिव के रूप में भी लेते हैं, माइनस एच पॉजिटिव के रूप में भी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर समझना आप लोग, तो पीएच बराबर, ये तो फार्मूला हो गया, तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच पॉजिटिव की जगह 10 की घात -10 रख लेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पर एक फार्मूला से आपको परिचित कराते हैं जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ा देते हैं। लॉग यम की घात n, जो कि होता है n लॉग यम। ठीक है, तो ये जो 10 है इसे यम कहोगे और ये -10 है इसे n कहोगे आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर पीएच बराबर माइनस को इसे रख लो, तो ये हो जाएगा लॉग, यानी जो भी घात उसको आगे लिखो, तो -10 लॉग 10। ठीक, एक चीज आपको और परिचित कराते हैं कि जो लॉग 10 है, लॉग 10 का मान होता है 1। जैसे लॉग 1000, तो लॉग 1000 का मान 3, लॉग 100 का मान 2, लॉग 10,000 का मान 4, ऐसे। ठीक है, जितने बार जीरो उतने ही उसका मान होता है। तो पीएच बराबर आपके पास ये माइनस हो जाएगा प्लस 10 × 1, अर्थात पीएच बराबर हो जाएगा आपके पास 10। तो पीएच मान आपके पास क्या है? पीएच मान जो है आपके पास 10 है। बस यही हो गया है आंसर। ठीक, क्वेश्चन 6 का। अब देखो 6 के खा में क्या है? क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए।
क्रियात्मक समूह को उदाहरण समूह द्वारा आपको समझाना है। तो देखो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर 6 खा और हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह आप लोग जो है हेडिंग डाल लो। ठीक, देखो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, किसी परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट वर्ग के गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसे ही प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। फिर से एक बार समझो, अभी जो ऊपर हम लोगों ने कुछ नामकरण किए थे हम लोगों ने, जैसे क्वेश्चन 5 का खा, हाँ मेथेनल, तो मेथेनल, तो नल में अल जो है ये क्रियात्मक समूह है, जो कि क्या लिखा है, किसी परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के, परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट वर्ग के गुणों का निर्धारण करता है, विशिष्ट वर्ग के। जैसे CH3 में, CH3 OH में OH क्रियात्मक समूह है, CH3 NH2 में NH2 क्रियात्मक समूह है। ऊपर हम लोगों ने किया था मेथेनल, इसमें अल क्रियात्मक समूह है। प्रोपाइन, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में आइन और पेंटेनॉन में ऑन और ब्यूटेनॉन में भी ऑन, ये एक आपके पास क्रियात्मक समूह है। ठीक, क्रियात्मक समूह जो हम लोग IPC नाम में प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का 7 के का में आपको जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखोगे, देखो तो आप लोग लिखोगे उत्तर 7 और हेडिंग डाल लेना संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण। अब का खा गा आप लोग करना। का में क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। ठीक है, तो BaCl2 रिएक्शन, रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4 प्लस। अब आपके पास है खाली स्थान। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर Na का विस्थापन हुआ है और Na के साथ आप लोग Cl जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके पास NaCl, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से SO4 को Ba ने लिया तो Cl को Na लेगा, तो यहाँ पर दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बैलेंस कर लो, बैलेंस में देखो Na 2 बार है तो तुरंत 2 से गुणा कर दो, Na 2 बार, Na 2 बार, Na संतुष्ट, SO4 एक बार, SO4 एक बार, Ba एक बार, Ba एक बार, Cl 2 बार, Ca 2 बार, बैलेंस। खा नंबर में देखो, खा नंबर में है आपके पास, खा नंबर, तो खा नंबर में है मरकरी। तो मरकरी को हम लोग कहते हैं Hg, मरकरी का फार्मूला Hg यानी पारा। ठीक है, तो मरकरी ऑक्साइड, तो HgO रिएक्शन, रिएक्शन के ऊपर क्या है ऊष्मा, फिर मरकरी, ऊष्मा फिर मरकरी, फिर आपके मरकरी को Hg Mg नहीं, फिर आपके पास है खाली स्थान। तो इस खाली स्थान में आप लोग क्या भरोगे, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का हुआ, यहाँ पर मरकरी ने ऑक्सीजन को त्याग किया, यानी ऑक्सीजन का हो गया विस्थापन, मरकरी का हो गया विस्थापन क्योंकि ऑक्सीजन ने विस्थापित कर लिया। ठीक है, बैलेंस देखो यहाँ पर 2 का गुणा करो, यहाँ पर 2 का गुणा करो और बैलेंस। गा नंबर में क्या है, गा नंबर में जिंक, गा नंबर में है जिंक का फार्मूला होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4 रिएक्शन, रिएक्शन के बाद है जिंक सल्फेट,
जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4, ZnSO4 प्लस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि हाइड्रोजन हुआ विस्थापित यहाँ से, तो ये हो जाएगा H2। तो देखो बैलेंस भी है Zn, हाँ बैलेंस है ये। अब देखो घा नंबर, घा नंबर में है आयरन। आयरन का मतलब हो गया है लोहा। लोहे का फार्मूला होता है आपके पास Fe प्लस, प्लस है कापर सल्फेट। कापर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4, ठीक, CuSO4। रिएक्शन के बाद है आपके पास खाली स्थान, फिर है Cu। ये देखो, ये है आपके पास गैस का निशान और ये होता है आपके पास अवक्षेप का निशान, ठीक। यहाँ पर देखो फिर से एक बार कापर का हुआ विस्थापन, तो FeSO4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? FeSO4। तो FeSO4 जो कि बैलेंस भी है, देखो बैलेंस है ये। इसके बाद आपके पास इंडिया नंबर में क्या है? इंडिया नंबर देखो, इंडिया नंबर में है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। रिएक्शन के ऊपर है ऊष्मा, नीचे है अपघटन। ऊपर है ऊष्मा और नीचे है अपघटन, ठीक। और ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा यानी CaO प्लस। अब देखो निश्चित है कि जब गर्म कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दोगे, तो ये हो जाएगा CO2 जो कि गैस है और बैलेंस है, बैलेंस भी है, ठीक। अब देखो आप लोग 4 नंबर, 4 नंबर में है 4 नंबर में क्या है? जिंक। तो जिंक का फार्मूला होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला AgNO3। फिर है जिंक नाइट्रेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस खाली स्थान। अब देखो यहाँ पर आपके पास फिर से एक बार देखो, Zn ने NO3 को लिया मतलब Ag हुआ विस्थापन, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये Ag जो कि अवक्षेप है। तो यहाँ पर बैलेंस अनकम्प्लीट है क्योंकि NO, इसमें 2 का गुणा कर लो और इसमें 2 से गुणा कर लो, बस अब है बैलेंस। तो ये तो आप लोगों ने बैलेंस कर लिया, ठीक। अब देखो हाइड्रो क्या नाम, अथवा में सातवें का अथवा है। सातवें का या तो ये करोगे या तो अथवा करोगे। अथवा में क्या है कि टिप्पणी लिखी है, तो हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कार्बनिक यौगिकों में, और हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग इतने का शॉर्ट करो जरा। अब देखिए आप लोग सातवें का अथवा करोगे। का अथवा देखो, आप लोग बोर्ड एग्जाम में या तो फिर आप लोग सात करोगे या तो इसका अथवा करोगे, दोनों एक ही करोगे। जो सिंपल हो बस वही करोगे। सात के अथवा मतलब सात का अथवा में आपके पास टिप्पणी है। का अथवा नहीं मतलब सात का ही अथवा है, टिप्पणी है। तो नंबर 1 हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर टिप्पणी। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं जानते हो? सबसे पहली बात तो हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं वही अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, दोनों उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ये भी हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों उपस्थित हो उसे हाइड्रोकार्बन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन की बात की जाए, इसने कहा हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब क्या होता है? जलने की अभिक्रिया, ठीक। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। तो जलने की अभिक्रिया में आपको बता दें, सबसे पहली बात तो आपके पास देखो हाइड्रोकार्बन हम लोग 2 प्रकार से देखते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो द्विबंध त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो उसे फिर से एक बार, जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की दहन में वो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है वो, ठीक है। इससे स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होती है
संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जलने से काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। यही आपके पास हो गया है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, जो कि आपके नोट के लिए हमने लिख दिया है। फिर से एक बार, संतृप्त और असंतृप्त दो हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की दहन से यानी जलने से स्वच्छ ज्वाला वाली गैस निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। बस यही इन्होंने पूछा है। ठीक, इसके बाद इन्होंने खाना नंबर कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं? जिसमें एक तत्व का दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित हो जाना, प्रतिस्थापित हो जाना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहां पर है कार्बनिक यौगिक में, तो कार्बनिक यौगिक में एक तत्व का प्रतिस्थापित हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मतलब समझना, पहले वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु मतलब जिसमें कार्बन हो, किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे समझना, यहाँ पर CH4 + Cl2, इसको रिएक्शन करवाया हमने धूप में। ठीक, धूप की सहायता से, उत्प्रेरक धूप है, तो CH3Cl बना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, CH3Cl, यहाँ का एक यहाँ पर जाकर जुड़ा, यहाँ पर क्या हुआ, एक H जो है Cl के साथ जाकर जुड़ा। मतलब समझना कि यहाँ पर इस H का, यहाँ से एक H का हो गया प्रतिस्थापन, तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। एक तत्व का हटना प्रतिस्थापन, दो तत्वों का हटना द्विविस्थापन। ठीक, तो कार्बन से हटना, कार्बन से एक तत्व का, एक परमाणु का हटना, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें अगर हाइड्रोजन का योग हो जाए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर हाइड्रोजन के योग को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही कराई जाती है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो रिएक्शन के ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, मेथ यानी एथाइन है। इसकी अभिक्रिया 2H2 से किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या होता, हाइड्रोजन का योग हो जाए, ये असंतृप्त है क्योंकि त्रिबंध है। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग हो गया, इसमें ये जो हाइड्रोजन है इसमें जाकर ये जुड़ गए, दोनों के दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए इसमें, तो CH3 तो क्या बन गया हमारे पास, 2 और ये हो गया, C हो गया 2 और 6, 2 दूनी 4 6, यानी एथेन बन गया हमारे पास। ठीक, एथेन बन गया। ये संतृप्त है हमारे पास, ये संतृप्त है और ये असंतृप्त है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो उसे हम लोग हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पहचानेंगे ऐसे, सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देख के। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग कहेंगे वो संतृप्त है। ठीक, अब एक चीज, अब आता है आपका खंड गा। तो उपखंड गा में आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा खंड को अलग अलग पेजों में करोगे। भले ही मान लो कि इतना सा पेज आपका भरा हुआ हो, इतने पेज भर जाए और इतना पूरा का पूरा पेज खाली है आपका, ठीक है, अब खंड खा आ गया, तो खंड खा से पहले उस उतने पेज को छोड़ दो, नए पेज से खंड करो। खंड को नए पेज से करोगे। अलग अलग टीचर होते चेक करने के लिए, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग। हो सकता है कि बायो के टीचर केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों चेक कर लें और फिजिक्स के टीचर केवल फिजिक्स ही चेक करेंगे। ठीक है, तो खंड को अलग अलग पेजों में करना आप लोग। हाँ, तो उत्तर 8 का काम है ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण में इसमें कहना है कि ऑक्सीशोषण तथा अनाक्सीशोषण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण में 2 अंतर देखो आपके सामने हमने दिखा दिया है। ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण में अंतर क्या है, आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, लाइनिंग कर दोगे, तो मतलब जगह की मैनेजमेंट के लिए हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, ऑक्सीशोषण किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अनाक्सीशोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 1 हो गया आपके पास। ठीक, नंबर 1 हो गया आपके पास। इसके बाद रुक जाइए थोड़ी देर आप लोग। ठीक,
देखो फिर से एक बार, ऑक्सीजन तथा अनऑक्सीजन में अंतर क्या है? ऑक्सीजन, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अनऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अंतिम उत्पाद यानी ऑक्सीजन के दौरान, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, फिर ऑक्सीजन काम होता है कि भोजन को ग्लूकोज के रूप में तोड़ना, फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, इसके बाद हम लोग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर से बाहर निकलना। तो ये अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 व जल ही प्राप्त होते हैं। मतलब अंतिम उत्पाद, पूरी पाचन क्रिया के दौरान अंत में हम लोग CO2 को बाहर निकाल देते हैं और हम लोग मूत्र मार्ग से जल को बाहर निकाल देते हैं। तो अंतिम उत्पाद हमारा क्या है? CO2 और जल। जबकि इसमें अंतिम उत्पाद क्या है? एल्कोहल व CO2 बनता है। एल्कोहल व CO2 बनता है अनऑक्सीजन में। अगर अनऑक्सीजन कर रहे हैं हम लोग, अनऑक्सीजन का मतलब हो गया है अगर हम लोग बिना ऑक्सीजन की सहायता से हम लोग अगर श्वसन क्रिया करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या किसका निर्माण होने की संभावना है? एथिल अल्कोहल और CO2 ही बनता है अनऑक्सीजन में। ठीक है, बस दो ही चीजें इन्होंने पूछा गया था। इसके बाद देखो, लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। कायिक जनन किसे कहते हैं? हृदय का कार्य क्या है? तो एक काम करो, सबसे पहले इतने को देखने से पहले आप लोग इतने को पहले शॉर्ट ही कर लो, क्योंकि आप लोग लिखना भी जरूरी होता है। क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स है वो नोट मांगते हैं कि सर जी नोट भेज दीजिए, तो किसी तक नोट प्रोवाइड हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता है। तो सोच रहे हैं कि आप तक मतलब इसी में लिख दे जिसको आप लोग नोट कर सको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इतने में। अब देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर करोगे आप लोग 8वें का खा। 8वें खा में लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। देखो लसिका और रुधिर में अंतर क्या आपको बता दे। इसमें अंतर इतना देखो, रुधिर क्या है? रुधिर में यह लाल रंग का संयोजी ऊतक है। ये रुधिर का मतलब क्या होता है? ब्लड। ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर होता है लाल। जबकि लसिका तो आप लोग जानते ही हो, लसिका में जो ऊपर जो आपके पास लसिका कलर कैसा होता है? रंगहीन, यानी कोई कलर नहीं इसमें, कुछ व्हाइट व्हाइट द्रव जैसे निकलते नहीं हम लोग, जैसे छाले छिल जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं रुधिर क्या है? रुधिर जो है ये लाल रंग का संयोजी ऊतक है। जबकि लसिका क्या है? इसमें कोई रंग नहीं है, रंगहीन ऊतक है। ठीक है, यह रंगहीन ऊतक है। इसमें देखो, रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। जो भी हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, ये रुधिर में जाकर भोजन को यहाँ वहाँ हर जगह पहुँचाना, पूरे बॉडी में पहुँचाना होता है। इसलिए रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बस इतना ही, दो अंतर पूछ दिया, दोनों अंतर बता दिया हमने। ठीक है, इसके बाद उत्तर 8 का गांव में क्या है? उत्तर 8 के गांव में क्या है? कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन जानते हो किसे कहते हैं? जैसे आप लोग जानते हो, जैसे अधिकतर जो गांव क्षेत्र से है उनको पता ही है। जैसे गुड़हल के फूल होते हैं, उसके जो डाल होते हैं उसको काट काट कर हम लोग लगा देते हैं और उससे एक नया पौधा उत्पन्न होती है। अब इसी प्रकार जैसे गुलाब के पौधे होते हैं, उसके जो हम लोग काइक होती है, उस काइक को हम लोग लेकर कहीं अलग जगह हम लोग लगाते हैं, तो उससे भी एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसके बाद जैसे गन्ना होता है, गन्ने में जो काइक जहाँ जहाँ काइक होते हैं उसको काट काट कर खेतों में हम लोग बोते हैं, ऐसे लगाते हैं, बोते नहीं मतलब ऐसे से लगाते हैं, वहाँ पर भी एक नए गन्ने के पौधे का निर्माण होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? काइक जनन। यानी काइक जनन किसे कहते हैं? पौधों के किसी भी काइक भाग से नए पौधे का निर्माण काइक जनन कहलाता है। जैसे गन्ना, गुलाब आदि में, मतलब काइक भाग जानते हो, जैसे पौधे के नहीं काइक होते हैं, ये गन्ना मान लो कुछ समय के लिए गन्ना है, ठीक है, इसके यहाँ पर काइक होते हैं। उस काइक को, उसी काइक को काट कर उसी काइक को हम लोग अपने खेतों में उसी काइक को ऊपर की हिस्से पर हम लोग बोते हैं, इसे लगाते हैं। ठीक है, और जिससे कि एक नए गन्ने के पौधे का निर्माण होता है। इसे हम लोग कहते हैं काइक जनन। यानी पौधे के किसी भी काइक भाग को काट कर उसे लगाना, उससे नए पौधे का निर्माण होना, उसे काइक जनन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? बात क्वेश्चन है, हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग हृदय हमारा पता तो है, हमारा पंपिंग हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हृदय के पूरे भाग हमने आपको पूरे पार्ट्स अच्छे से हमने आपको अध्ययन करवा दिया था। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, धमनी, महाधमनी, शिरा, पश्च शिरा, अग्र शिरा, महाशिरा, सबके बारे में अच्छे से अध्ययन करवा दिया था हमने। अब यहाँ पे हृदय का काम क्या होता है? बस हृदय काम होता है, आपको पता है, रुधिर को ग्रहण करना और दवाओं के साथ कपाट, याद है ना कपाट के बारे में? ठीक, देखो हृदय कार्य क्या है? यह रुधिर को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेज देता है। यह नियमित रूप से लगातार तथा जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। यही हृदय का कार्य है। हृदय का काम क्या है? रुधिर को ग्रहण करना, रुधिर को ग्रहण करना, धक्का मार के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देना, धक्का मार के विभिन्न भागों में पहुंचा देना, यही हृदय के कार्य है। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में
जो हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने आपका आंसर्स दे दिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जी नोट प्रोवाइड कर दीजिए, नोट प्रोवाइड करने के बाद भी उस तक नोट नहीं पहुंच पाते किसी कारणवश या किसी भी कारण, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपके आंसर को हम यहीं पे कभी कभी हम स्क्रीन पर शो भी करते थे, तो स्क्रीन पर शो पे भी बच्चों को कुछ असुविधा आ रही थी, कमेंट कर रहे थे, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया आपकी बात। ठीक, तो हृदय का काम क्या है? हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है सिराओं से क्या, रुधिर को एब्जॉर्ब करना, रुधिर को लेना और उसी रुधिर को धक्का मार के फिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देना। यही हृदय के कार्य है, यही हृदय का काम है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर ये काम बंद हो जाए तो उस व्यक्ति का फिर मृत्यु हो जाती है। ठीक, हाँ देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 8 का घा भी खत्म। 9 क्वेश्चन, रसायन संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। देखो जीवाणु के नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखो रसायन संश्लेषण किसे कहते हैं? रसायन संश्लेषण का मतलब होता है भोजन को बनाना, और रसायन संश्लेषण का मतलब होता है रसायन से भोजन का बनाना। ठीक है, तो रसायन संश्लेषण किसे कहते हैं? रसायन संश्लेषण कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके, कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवों को रसायन स्पोषणी कहते हैं तथा यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। उदाहरण के 3 जीवों के नाम लिखोगे, सल्फर जीवाणु, लोह जीवाणु और हाइड्रोजन जीवाणु नाइट्रोसोमोनस। ये हो गया आपके पास, आदि लिख दिया, आदि मतलब और भी है, इन्होंने 3 पूछा, आप लोग 3 ही लिखोगे। ठीक है, तो क्या है, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं ना, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु का मतलब कौन कौन जीवाणु? सल्फर जीवाणु, लोह जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, नाइट्रोमोनस, ये सब जीवाणु है। ठीक है, 3 ही जीवाणु लिखोगे आप लोग, उसमें अधिक जीवाणु नहीं लिखोगे। ठीक है, तो रसायन संश्लेषण क्या है? कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको कार्बनिक भोजन चाहिए, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिन्हें कार्बनिक भोजन चाहिए। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? साफ साफ लिखा है, ये ऊर्जा को उत्पन्न करके अकार्बनिक पदार्थों से, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो उससे ही कार्बनिक भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, और इस क्रिया को हम लोग रसायन संश्लेषण कहते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिन्हें अकार्बनिक भोजन चाहिए, वो क्या करते हैं, वो अपने से देखो वो क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ऑक्सीकरण करके, हाँ कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके। फिर से एक बार, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें कार्बनिक भोजन चाहिए, वो अपने से कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसके बाद ऊर्जा को उत्पन्न करके अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन बना के उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं रसायन संश्लेषण। और जो जीव ऐसा करते हैं उसे स्पोषणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? रसायन स्पोषणी कहते हैं। क्लियर? अब आगे को देखो। ठीक, तो आगे देखने से पहले आप लोगों को शॉर्ट तो करना है, तो शॉर्ट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 10, पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। पाचक एंजाइम का कार्य, पाचन क्रिया में होने वाले एंजाइम। देखो पाचक, हमने आपको मनुष्य में पाचन आपको पढ़ा दिया था, आहार नाल के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, है कि नहीं? देखो पाचन एंजाइमों के जो निम्न कार्य है, नंबर 1 क्या है? लार। लार में हम लोग, ये तो मुंह से स्टार्ट होता है। देखो लार में क्या है कि लार भोजन को निगलने में सहायक होती है। लार भोजन को निगलने में सहायक होती है। लार क्या करती है, भोजन को हम लोग पहले भोजन को चबाकर पीस देते हैं एकदम से, फिर लार उसके चारों ओर जम जाती है और जिसको चारों ओर मतलब ले जैसा बना देती है, फिर जिससे कि निगलने में सहायता हो। तो लार जो है भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। लार जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। ठीक है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, वो है टाइलिन नामक एंजाइम। ये मंड को शर्करा में बदल देता है। तो टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? मंड को शर्करा में बदलना। तो देखना, लार भोजन को निगलने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा लार में एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम की मदद से हम लोग कार्बोहाइड्रेट, जो टाइलिन एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को मंड यानी शर्करा के रूप में बदल देता है एंजाइम। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास एक कार्य। इसके बाद जठर रस। जठर रस में देखो आपके पास ये जठर ग्रंथि से प्राप्त रस जठर रस है। जठर रस में HCl पेप्सिन, ठीक,
FCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। तो जठरस में पेप्सिन भी है, रेनिन भी है, पेप्सिन भी है, रेनिन भी है और HCl भी है। तो HCl का काम क्या है? HCl भोजन को अम्लीय कर देता है। ये HCl एंजाइम जो है भोजन को अम्लीय कर देता है, जिससे कि भोजन के कठोर कणों को गला देता है। और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पेंटोस तथा पेप्टाइड में बदल देता है। बस ये कार्य हो गए एंजाइम के, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम है कुछ, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है? यह भोजन को प्रोटीन, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। और लाइपेज एंजाइम भी हमारे अग्नाशय रस में ही उपस्थित एंजाइम है, जो कि यह भोजन की वसा पर क्रिया करके, यानी भोजन में जो भोजन करते हैं हम लोग, जो वसा भोजन में है, जैसे हम लोग मोमोज, फिंगर वगैरह, चाउमीन वगैरह, बर्गर वगैरह, हम लोग ये सब हम लोग यूज करते हैं भोजन के रूप में, खाने के रूप में कभी कभी। तो उसको ये पचाने का काम करता है कौन? लाइपेज एंजाइम, ठीक है। उसे ये ग्लिसरॉल में बदल देता है। दूध पीते हैं, दूध में भी वसा है, उस वसा को भी पचाने में सहायक कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। इसके बाद एमाइलेज एंजाइम, यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज एवं शर्करा में बदल देता है, जबकि यहाँ पर टाइलिन एंजाइम का भी काम है मंड और शर्करा में बदलना, और एमाइलेज का काम भी है आपके पास कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और शर्करा में बदलना। तो ये तो हो गए एंजाइम के कार्य। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 में है, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। नंबर का में है डार्विनवाद, नंबर 2 खा में है लैमार्कवाद। नंबर का में क्या है? डार्विनवाद, नंबर 2 खा में क्या है? लैमार्कवाद। एक चीज आपको ध्यान रखना कि जो लैमार्कवाद और डार्विनवाद है, ये दोनों के दोनों अब की बार कोर्स से हटा दिए गए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फिर भी इसका आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो हम इस कि जो लिंक है ये हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। पीछे के सेट में पढ़ा भी चुके हैं, उस सेट का जो लिंक है हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, जिससे कि आप लोग वहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। विद हम उसे पॉइंट भी डाल देंगे कि कितने पॉइंट्स आप लोग देखना है, ये नहीं कट कट के देखो, डायरेक्टली हम पॉइंट उसमें डाल देंगे, ठीक है। उस पॉइंट पे क्लिक करोगे तुरंत आप लोग उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां पर लैमार्कवाद और डार्विनवाद हमने पढ़ाया है, ठीक है। फिर भी लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में आपको पढ़ा देते हैं। तो लैमार्क ने ही जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। लैमार्क के अनुसार जिराफ के जो पूर्वजों के गर्दन जो होते थे वो छोटे होते थे। लैमार्क के अनुसार जिराफ के जो पूर्वजों के गर्दन होते थे वो छोटे होते थे, ठीक है, छोटे होते थे। और क्या हुआ कि जो जिराफ होते थे वो तो अब तो पता है कि जिराफ जो है अफ्रीका के जंगलों में ही शायद पाए जाते होंगे, नहीं पाए जाते होंगे वो अलग बात है, ठीक है। तो क्या करते थे कि जिराफ जो है ना वो नीचे की पेड़ पौधों की पत्तियों को ग्रहण करते थे भोजन के रूप में, नीचे की पेड़ पत्तियों को। तो नीचे की जो उनकी जो भोजन है, भोजन का मतलब होता है जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब समाप्त होने लगे तो उन्होंने क्या किया कि ऊंचे ऊंचे पेड़ को ग्रहण करने लगे। हम नहीं बता रहे, ये लैमार्क के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। लैमार्क के जो कथन है वही बता रहे हैं, ठीक है। हम नहीं बता रहे आपको, हम केवल आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बता के गए कौन? ये लैमार्क बता के गए, ठीक है। रियलिटी क्या है ये नहीं बता रहे, जो लैमार्क बता के गए वही बता रहे हैं हम, ठीक। कि नीचे के पेड़ पौधों की पत्तियों को ग्रहण करते थे और नीचे की पेड़ पत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो क्या हुआ कि जिराफ ने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पत्तियों को ऊंचा कर जब वो खाने लगे तो उनकी गर्दनों में खिंचाव आने के कारण उनकी गर्दनें लंबी होती गई, अगली टांगों में खिंचाव होने के कारण अगली टांगें लंबी होती गई, और इस प्रकार से नए जिराफ का उद्भव हुआ। ये लैमार्क के अनुसार। डार्विन के अनुसार, डार्विन के मतानुसार, डार्विन जी का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं। डार्विन जी का कहना है कि जिराफ दो प्रकार के होते थे, एक छोटे कद वाले जिराफ, एक बड़े कद वाले जिराफ। बड़े कद वाले के जिराफ की अगली टांगे लंबी है पहले सही और गर्दनें भी लंबी होती थी। और छोटे वाले के छोटे मतलब दो प्रकार के जिराफ होते थे, एक छोटे जिराफ और एक बड़े जिराफ। जो छोटे जिराफ थे वो नीचे की पेड़ पौधों को ग्रहण करते थे, जो बड़े जिराफ थे वो ऊंचे बड़े बड़े पौधों को ग्रहण करते थे, उनकी पत्तियों को ग्रहण करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि नीचे के जो पेड़ पौधे की पत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। समाप्त होने के कारण जो छोटे जिराफ थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं, और जब बड़े जिराफ जो है वो वातावरण चयन के अनुसार, प्राकृतिक चयन के अनुसार इन्हीं का चयन किया गया, यही है उपस्थित में। यही दोनों का कहना है, ठीक है। इसके बाद लैमार्क जी का ये भी कहना है, लैमार्क जी का ये कहना है कि सांप के पैर होते थे, सांप के पैर होते थे, ये कहना है। इसके बाद तो ये सब तो आपके किसके हो गए अभी नहीं, मतलब डार्विनवाद और लैमार्कवाद।
तो सांप के पैर होते थे, और सांप के पैर होते थे, सांप को बिल में घुसने में दिक्कतें आती थी, सांप को बिल में घुसने में दिक्कतें आती थी उनको, इसीलिए सांप के पैर धीरे धीरे प्राकृतिक चयन के अनुसार विलुप्त हो गए। इसी बार ये भी कहा जाता था कि मनुष्य के पूंछ होते थे, तो मनुष्य के जो पूंछ है वो कोई काम के नहीं है मनुष्य के लिए, इसलिए धीरे धीरे पूंछ को भी प्राकृतिक चयन के अनुसार उसको विलुप्त कर दिया गया। ठीक, ये उनके तर्क वितर्क थे दोनों लोगों के, डार्विनवाद और लेमार्क के। ठीक है, बाकी फुल डिस्कस जो है आपको लिंक हम का कमेंट से पिन कर देंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक, हाँ, तो अब देखो इसका हम लोग 11 का अथवा, ये भाई इस बार कोर्स में नहीं है, 11 का अथवा है, 11 का अथवा कोर्स में है। पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाली परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जो पुष्प में निषेचन हो, उस निषेचन के बाद जो होने वाले परिवर्तन है उसके बारे में बताइए। तो देखो पुष्प के निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन क्या क्या है। सबसे पहले पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र हम आपको बता चुके थे। ठीक है, अब देखो बाह्य दल, निषेचन की बाद वाली क्रिया बता रहे बाह्य दल, यह प्रायः मुरझाकर गिर जाता है। अधिकतर जो बाह्य दल होते हैं मुरझा कर गिर जाते हैं, किंतु कई पादपों में ये चिर पर मतलब जीवन पर्यंत ये रहते ही है, होते ही है। जैसे टमाटर, बैगन आदि के पौधों में चिर पर्यंत बाह्य दल होते ही है, बाह्य दल। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय मतलब अंडाशय फल में तथा अंडाशय भित्ति में, फल भित्ति में बदल जाते ही है। ठीक है, अंडाशय का काम है, अंडाशय का काम क्या है, अंडाशय फल में तथा अंडाशय भित्ति में, फल भित्ति में बदल जाती है। बीजांड ये बीज का निर्माण करता है, अंड द्वार ये बीज द्वार बनाता है, बीजांड का ये नष्ट हो जाता है, और भ्रूण कोश जो है ये भ्रूण बनाती है। बस यही आपके पास जो है पुष्प के निषेचन के बाद में होने वाली परिवर्तन है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज जो है 2023 का पहला सेट ईजे को कंप्लीटली खत्म कर लिया। ठीक है, अब आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको सेट 2 भी प्रोवाइड कर दिया जाए। मैथ में तो आप लोग कंप्लीटली 2023 के सेट को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, मैथ में अब देखो मैथ सेट खत्म और साइंस सेट आप लोगों का स्टार्ट है। ठीक है, आज से तो साइंस सेट भी आप लोग 2023 को फटाफट खत्म कर देंगे। आप लोगों को पता है कि 2019 से हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। 2019 से ही क्यों पढ़ रहे हैं, 2019 से हम लोग एनसीईआरटी लागू हुआ था 2019 से, इसलिए हम लोग 2019 के सेट से पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग पीछे के सेट से भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो 2019 सेट से इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि 2019 से हम लोगों का पैटर्न जो है चेंज हुआ था, हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था। अब आप लोगों को कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी दिक्कतें हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो इतना, दोस्तों जय हिंद जय भारत। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक साइड में मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।